स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, एक सवाल है कि मार्क्सिज्म क्या 2026 में भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 19th सेंचुरी में था, या मार्क्सिज्म कभी रेलेवेंट रहा ही नहीं? इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो कल या परसों ही हुआ है। ओरेकल नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, MNC है, जिसने अपने बहुत सारे बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ को सुबह से एक मेल भेजा और मेल में ये बोला कि आपकी नौकरी चली गई है। उसमें से मैं आज ही पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया और उसको देख के उसकी वाइफ ने भी सुसाइड कर लिया। उसका पैकेज 60 लाख के आसपास कुछ था, ठीक है। ऐसे इंस्टेंसेस को देख करके फिर से एक डिबेट शुरू हो जाती है कि क्या मार्क्सिज्म अभी भी रेलेवेंट है? क्योंकि जब प्रॉफिट मेकिंग की बात आती है तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, MNCs हैं, वो प्रॉफिट बनाती हैं एट द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, एंड एम्प्लॉयज आर द मेन फैक्टर ऑफ देयर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयज आर द मेन फैक्टर ऑफ देयर प्रॉफिट। लेकिन जैसे ही डाउनफॉल शुरू होता है, डिप्रेशन का टाइम आता है, इकोनॉमिक रिसेशन का टाइम आता है, तो वही प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना शुरू कर देती है। ये ले ऑफ का पहला दौर नहीं है। जब से AI आया है, आपने सुना होगा कि लगातार सॉफ्टवेयर कंपनीज ले ऑफ करती जा रही हैं। ले ऑफ का मतलब अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल देना और उनकी जगह जो भी काम है वो AI करने लग गया। तो फिर से एक जो डिबेट शुरू होती है कि क्या मार्क्सिज्म उतना ही रेलेवेंट है, मार्क्स के आइडिया उतना ही रेलेवेंट है आज भी? आज के इस वीडियो में इसी पर देखेंगे। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि UPSC ने इस पर सवाल पूछा हुआ है। यदि आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं तो सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी में मार्क्सिज्म को लेकर के देखो, स्टैटिक क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन एक ही पार्ट है जो डायनामिक है आपके ओवरऑल फिलॉसफी के सिलेबस में, जो है सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो वहां से वो थोड़ा सा डायनामिज्म की साइड में भी आजकल जा रहा है। दूसरा, आपके एसे में ये चीज काम आने वाली है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा, आपका एथिक्स वाले पेपर में भी काम आ जाएगी, जहां पे हम कॉर्पोरेट एथिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कवर करते हुए आज का ये डिस्कशन है दैट इज मार्क्सिज्म इज स्टिल रेलेवेंट और नॉट, ठीक है। तो देखिए, पहले तो हम यदि डिस्कशन पे जाएं तो एक ही स्लाइड में हमारा पूरा डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो हम पहले तो बात करेंगे कि हाँ यार, मार्क्सिज्म में रेलेवेंट है और कहां कहां रेलेवेंट है। यदि देखा जाए तो देखो, मार्क्स ने ये पहले ही बोला था कि कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही है कि कैपिटलिज्म इतना प्रोड्यूस कर देता है, ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हमेशा कैपिटलिज्म में बनी रहती है, ठीक है। और कैपिटलिज्म प्रॉफिट ड्रिवन है और प्रॉफिट सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास को जाता है, मतलब कुछ चुनिंदा लोगों को जाता है जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनके एस्टैब्लिशमेंट हैं, और उसमें जितने भी लोग काम करते हैं उनको वो प्रॉफिट नहीं मिलता है। ये मार्क्स का कहना था और ये बात कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई भी दिखाई देती है। मार्क्स ने ये भी प्रेडिक्ट किया था और मार्क्स ने ये कहा था कि जब भी बूम वाला टाइम आता है, जब इकोनॉमिक बूम वाला टाइम आता है, तो ये लोग रखने लग जाते हैं, भयंकर प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक डाउनफॉल का टाइम आता है ये लोग निकालने लग जाते हैं, लेकिन उसमें अपना प्रॉफिट कम नहीं होने देंगे। जब प्रॉफिट बनाने की आएगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैपिटलिस्ट क्लास एक्सट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन जब डाउनफॉल आ रहा है तो ये लोग एम्प्लॉयज को निकालने लग जाते हैं जिनके सहारे इन्होंने प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। तो यदि डायग्नोसिस की बात आए, मतलब यदि प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की बात आए, तो मार्क्स उतना ही रेलेवेंट है। मार्क्स का सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, ठीक है। आप यदि ट्रीटमेंट की बात करें, डिजीज को ट्रीट करना है, यहां पे मार्क्स के सॉल्यूशन अच्छे नहीं है, क्योंकि मार्क्स रेवोल्यूशनरी आइडियाज की बात करता है, मार्क्स ब्लडी रेवोल्यूशन की बात करता है। और ब्लडी रेवोल्यूशन यार आज की डेट में जहां पे ऑलरेडी इतना ब्लड शेड है, ऊपर से आप कंट्री के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी ब्लड शेड करने लगो, तो सॉल्यूशन की बात आएगी तो मार्क्स का आइडियाज उतने अच्छे नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो ग्लोबल इनइक्वालिटी एक एक करके देखा जाए तो मार्क्स ने यह प्रेडिक्ट किया था कि यार इकोनॉमिक रिसोर्सेस ना एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने लगेंगे,
यदि कैपिटलिस्टिक सिस्टम के हिसाब से चले, जो कि आज हमें दिखाई देता है। आज यदि ग्लोबल इनइक्वालिटी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट के आधार पे हम देखें तो बॉटम 50% जो जनता है पूरी दुनिया की, वो सिर्फ 2% वेल्थ ओन करती है, ठीक है। और थॉमस पिकेटी नाम के एक फ्रेंच फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट आप बोल दो, थॉमस पिकेटी ने भी यही कहा था कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम का नेचर ही यही होता है कि चीजें कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, और कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी को बढ़ाएगा समय के साथ, ये कम नहीं होनी है, और वैसा आज होता है, ठीक है। आज ऐसा चल रहा है, तो आप पिकेटी का आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ऊपर से वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को साइट कर सकते हैं, मैंने यहां पे आपको दिया हुआ भी है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की यदि बात करें, ठीक है, हाँ, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट वैलिडेट मार्क्स कोर प्रेडिक्शन। मार्क्स का जो कोर प्रेडिक्शन था, इसको वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है वो सपोर्ट करती है, ठीक है, विदाउट काउंटरवेजिंग पॉलिटिकल इंटरवेंशन, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन, थॉमस पिकेटीज empirical analysis also demonstrate that the deregulation and digital markets naturally drive what accumulation of one pole and precarity on the other, the dramatic reversal from 1980 to the present। तो ये थॉमस पिकेटी का बात हो या वर्ल्ड इनइक्वालिटी का रिपोर्ट का बात हो, इनफैक्ट इनइक्वालिटी की यदि मैं बात करूं तो इंडिया में भी इनइक्वालिटी कम नहीं है। टॉप 10% जो रिचेस्ट हैं उनके पास देश की टोटल संपत्ति का 78% है, और पुअरेस्ट 60% के पास 4.7% है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्री ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। यहां पे सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी रशिया के बाद पहले इंडिया में थी, अब इंडिया सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी वाला देश हो गया है। तो यहां से एक बात तो सही है कि थॉमस पिकेटी हो या मार्क्स हो, इन्होंने जो अपने प्रेडिक्शंस दिए थे कैपिटलिस्टिक सिस्टम को लेकर के, वो आज सही साबित होते हुए हमें दिखाई देते हैं कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस कॉन्सेंट्रेट होने लग रहे हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी तो खिलाफ है। आपका जो आर्टिकल नंबर 39B और आर्टिकल नंबर 39C क्या बोल रहे थे आपसे कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इनटू द फ्यू हैंड्स and economy should function in such a way that there will be equitable distribution of resources। तो यहां पे ना तो equitable distribution of resources है और ना ही इस बात को सही हो रहा है, because there is a concentration of wealth and means of production in the few hands। तो ये संविधान का भी तो उल्लंघन हो रहा है। तो फिलोसॉफिकली, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली सारी चीजें वायलेट होती हुई दिखती हैं। फिर है न्यू प्रीकैरिएट। अब अच्छा, ये प्रीकैरिएट एक नया वर्ड है ना, ये निकल करके आया है प्रिकैरियस एंड प्रोलेटेरिएट। प्रिकैरियस एंड प्रोलेटेरिएट बड़ा अच्छा वर्ड है, प्रीकैरिएट है ना, मतलब प्रिकैरियस सोशल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी एंड प्रोलेटेरिएट। एक नया प्रोलेटेरिएट वर्ग आपके सामने आ गया है जिसे आप गिग वर्कर कहते हो, है ना। बड़ी डिबेट चली थी इस बात पे, है ना। राघव चड्ढा एक जो एमपी हैं, उन्होंने राज्यसभा में भी एक मुद्दा उठाया था और किसी गिग वर्कर मतलब ब्लिंकिट या जोमेटो वाले एक बंदे को बुला करके उसके साथ खाना वाना खाया था और उसकी प्रॉब्लम सुनी थी, तो काफी वायरल हुआ था। तो उस पे जो जोमेटो के फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, उन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे ट्विटर पे, ठीक है, कि जोमेटो ने क्या क्या किया हुआ है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी है। तो इसके दो पहलू हैं, सीधी सीधी बात है। एक तरफ है गिग वर्कर्स या ओवरऑल जो वर्क फोर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली जॉब इनसिक्योरिटी में रहती है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी में रहती है, प्लस उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है, प्रिकैरियस है। तो एक नया प्रोलेटेरिएट क्लास, जिसे क्या कहा गया अभी, प्रीकैरिएट, ओके, द इंटेंसिफाइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमन लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। और ऊपर से हो क्या रहा है, एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है ग्रॉसमैन एंड ओबरफील्ड। इन्होंने बोला था कि जैसे जैसे मशीनों का यूज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ह्यूमन लेबर जो है वो रिडंडेंट होता चला जाएगा।
और जो ये हम देख ही रहे हैं, जो ओरेकल का जितनी भी फायरिंग्स हुई हैं अभी, वो इसी का परिणाम है या इस प्रेडिक्शन को सही साबित करता है, जहां पे मार्क्स एक बार फिर से सही साबित हो जाता है। ठीक है, चार्ट अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द लेबर शेयर, लेबर का लगातार शेयर कम होता जा रहा है एज एआई एंड रोबोट्स डिस्प्लेस इवन वाइट कॉलर जॉब्स। क्योंकि ये जहां पे ओरेकल ने फायर किए वो तो प्रोफेशनल्स थे यार, जिनका 60-60 लाख 50-50 लाख का पैकेज था, उनको फायर किया है उसने। तो वर्कर्स प्रोसेसिंग only their labor power becomes economically redundant. This is the most Marxist event happening in the modern economy. Oracle वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, तो हम ग्रोसमैन एंड ओबरफील्ड को भी याद रख सकते हैं, जहां पे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड निकल के आता है जिसे आप क्या कहते हो, प्रीकैरिएट, है ना, प्रिकैरियस। और ठीक है, उसके बाद प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म, you do not own the means of production but you are the means of production। एक आपका प्लेटफॉर्म जो वर्कर्स हैं, वहां पे आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि पूरा फायदा जो है वो किसको पहुंच रहा है। ठीक है, वहां पे जितने भी जो वर्कर्स हैं उनको कोई मींस ऑफ सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो क्रिश्चियन फुच एप्लीकेशन ऑफ द सरप्लस वैल्यू, एवरी इंटरैक्शन जनरेट्स uncompensated value for tech monopolies। ठीक है, अगेन अ सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी, अगेन अ सोर्स ऑफ सोशल इनसिक्योरिटी, जॉब इनसिक्योरिटी, क्योंकि जितनी भी गिग जॉब्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी है और ना ही कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। इवन यहां पर मिनिमम वेजेस की भी बात नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा लेबर लॉस को जितना रिलैक्स्ड किया जा रहा है उसके हिसाब से जो जॉब सिक्योरिटी है, इनकम सिक्योरिटी है, वो भी लगातार कम होती जा रही है। यहां पे फिर से जो मार्क्स हैं वो सही साबित होता दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड रिप्लेस 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स बाय 2030। दिस इज द रियलिटी एंड इट्स अ साइंस, है ना, इट्स अर्ली सिग्नेचर यू कैन से, और इट्स अर्ली मैनिफेस्टेशन इज गोइंग ऑन। ठीक है, ये लगातार होता हुआ हमें दिख रहा है अभी, है ना, इसके मैनिफेस्टेशन आप अभी से देख सकते हैं। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक रिफ्ट, दैट इज द कैपिटलिज्म इज डिवोरिंग द बायोस्फीयर एंड द ग्लोबल साउथ, है ना। एक और रिपोर्ट ये बोलती है दैट इज द टॉप 10% ऑफ द एमिटर्स 77% एमिशन। मतलब यदि क्लाइमेट चेंज की भी मैं बात करूं तो टॉप 10% जो रिचेस्ट हैं दुनिया के, वो टोटल 77% एमिट करते हैं दुनिया का। और इसके रिसीविंग एंड पे कौन होता है? क्लाइमेट चेंज के कारण जो नेगेटिव इंपैक्ट हो रहे हैं, टोरेंशियल रेनफॉल, फ्लडिंग, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, लैंडस्लाइड, रिसीविंग एंड पे कौन है? आप बताओ। रिसीविंग एंड पे वही गरीब लोग हैं जो बॉटम में आते हैं और जो ओवरऑल एमिशन का सिर्फ 3% एमिट करते हैं। जॉन बेलेमी फोस्टर नाम के एक और मार्क्सिस्ट हैं, जिन्हें इको मार्क्सिज्म भी आप बोल सकते हो, कि यहां पे भी तो एक्सप्लॉइटेशन है गरीब लोगों का। ठीक है, बॉटम 80% ऑफ द नेशन आर नेट डेटर सस्टेनिंग द पॉजिटिव इनकम फ्लो टू द टॉप 20%। दुनिया के जो 80% जो देश हैं, जो गरीब हैं, वो लोन ले रहे हैं ताकि टॉप 20% जो कंट्रीज हैं वहां पे नेट इनकम फ्लो होता रहे। तो ये बहुत सारे पॉइंट है जहां से आपको समझ में आएगा। ये एक और डायग्राम है, इसको भी आप देख सकते हैं कि टॉप 1% जो एमिटर हैं दुनिया के, वो टोटल 17% एमिट कर देते हैं। तो जिससे आपको समझ में आ रहा होगा, बॉटम 50% बहुत कम 3% के आसपास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले अब हमने एक पक्ष हमने देख लिया, ठीक है, कि हाँ मार्क्सिज्म रेलेवेंट है। यदि डायग्नोसिस की बात करें तो मार्क्सिज्म रेलेवेंट है। आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट है सब लोगों के लिए, दैट इज़ जो अभी बैच शुरू हुआ है वो 10 अप्रैल को उसके सारे एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। फिलॉसफी मुझसे पढ़ना चाहते हैं,
तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। देखो 500 मार्क्स आपके प्रीलिम्स, 500 मार्क्स आपके ऑप्शनल के जो कवर होते हैं, उसके अलावा हम 500 और पे भी फोकस करते हुए चलेंगे, जिसमें आपको ऐसे क्लास में ही इतना हो जाएगा कि आपको अलग से ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एंड प्लस एथिक्स एनरिचमेंट क्लासेस। तो ये सिर्फ 500 नहीं, ये 1000+ मार्क्स का आपका ऑप्शनल कंप्लीट होता है। इसलिए फिलॉसफी यदि आप चूज़ करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स यहीं पे मिल जाएंगे, 1000 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको GS 1, 2 और 3 ही पढ़ना रहेगा, बाकी आपका सारा यहीं पे हो जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग SU लाइव कोड, और मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, ये सारे वीडियोस, इस प्रकार की PDF मैं इस पे शेयर करता रहता हूँ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। तो अभी तक जो हमने देखा वो हमने देखा कि जो मार्क्सिज्म है वो कितना रेलेवेंट है, चाहे वो ग्लोबल इनइक्वालिटी की बात हो, या वो प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म की बात हो, या सोशल इनसिक्योरिटी की बात हो, या इको मार्क्सिज्म की बात हो। आप हर जगह देखेंगे यहाँ पे आप बहुत सारे थिंकर्स को यूज़ कर सकते हैं जिनको मैंने दिया हुआ है। इनफैक्ट नियो मार्क्सिस्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी ने तो ये तक बोला हुआ है, दैट इज द रूलिंग क्लास शेपिंग द कंसेंट वाया एल्गोरिदम, मीडिया बबल्स एंड इन्फ्लुएंसर कैपिटलिज्म। जिसके पास कैपिटल है वो आजकल एक इन्फ्लुएंसर कैपिटलिज्म जो चल रहा है, हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमें लग रहा है दैट दे आर प्रमोटिंग जेन्युइन कंटेंट और जेन्युइन प्रोडक्ट, बट इन रियलिटी दे आर पेड बाय सम कंपनीज। दिस इज द रियलिटी और नॉट? तो इन्फ्लुएंसर कैपिटलिज्म मतलब आपके डिसीजन को इस लेवल पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जिसे है ना, जिसे कल्चरल हेजेमनी भी कहते हैं। तो आप ग्राम्सी को कोट कर सकते हैं, आप लुइस एल्थुजर को कोट कर सकते हैं। इनका कहना है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, दैट इज स्कूल, रिलीजन एंड मीडिया रिप्रोड्यूसिंग कैपिटलिस्टिक रिलेशंस। ये तो मार्क्स ने भी कहा था। मार्क्स ने यही कहा था कि यार जिसका सब स्ट्रक्चर मतलब जिसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल होगा वो सारी चीजें कंट्रोल करके रखेगा, है ना। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज सब स्ट्रक्चर, और सुपर स्ट्रक्चर है बाकी सब, जो भी मीडिया है, सिनेमा है, मार्केट है, ये तो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जिसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिसके पास पैसा होगा, कैपिटल होगा, वो इन सब पे कंट्रोल करके रखेगा और अपने हिसाब से चलाएगा। तो यहाँ पे आप लुइस एल्थुजर को भी कोट कर सकते हैं, एंटोनियो ग्राम्सी को कोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसका अदर साइड भी देखते हैं कि मार्क्स, देखो बहुत जगह मार्क्स रेलेवेंट है। नियो मार्क्सिस्ट को कोट कीजिए, ग्राम्सी को कोट कीजिए, है ना, थॉमस पिकेटी को कोट कीजिए, ठीक है, इको मार्क्सिज्म कोट कीजिए, लेकिन नेगेटिव भी हैं। हम कहेंगे कि यार जहां जहां मार्क्सिज्म आया वहां वहां पे क्या क्या हालत है। वहां पे ऑथोरिटेरियनिज्म है, इकोनॉमिक स्टेग्नेशन है और ह्यूमन राइट अब्यूजेस हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वेनेजुएला एक टाइम पे सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करती थी, और आज भी यदि देखा जाए, पेट्रोलियम रिजर्व की बात की जाए, तो वेनेजुएला से ज्यादा किसके पास रिजर्व है आप बताइए। लेकिन उस कंट्री की हालत आप देखिए क्या हो गई है। तो वेनेजुएला एक टाइम पे रिचेस्ट कंट्री होती थी, लेकिन सोशलिज्म के कारण उस कंट्री की आज हालत देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया का हम सब लोगों को पता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दोनों ने अपनी जर्नी साथ स्टार्ट की थी, लेकिन आज साउथ कोरिया कहाँ है और नॉर्थ कोरिया कहाँ रह गया है, और किस प्रकार की डिक्टेटरशिप वहाँ पे है हमें पता है। सेम टू सेम आप USSR के पतन का कारण देख लीजिए, वो तो चाइना इतनी बड़ी पावर क्यों बन गया है, क्योंकि चाइना ने अडॉप्ट कर लिया है। माओइस्ट चाइना इज नो मोर चाइना, इट इज स्टेट कैपिटलिज्म। चाइना को समझ में आ गया एक टाइम के बाद में, 1980s के टाइम पे, कि नहीं, अब ये डेन ज़ेओपोंग के टाइम पे उन्होंने कहा कि नहीं अब ये नहीं हो पाएगा। तो कैपिटलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट चाइना आज यहाँ पर है। तो दुनिया में आज कोई भी कंट्री उस कम्युनिस्ट मॉडल, उस मार्क्सिस्ट मॉडल के हिसाब से नहीं चल रही है, और वो चल रही है तो उसकी बहुत गंदी हालत है। वो ऑथोरिटेरियनिज्म, ह्यूमन राइट अब्यूज, ये सब लेकर के आता है विद इकोनॉमिक स्टेग्नेशन। अल्टीमेटली उस कंट्री का पतन
हो जाता है। तो ये उसका नेगेटिव पॉइंट है। तो व्हेन इट कम्स टू सॉल्यूशन, मार्क्स इज नॉट प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड, कैपिटलिज्म बड़ा अडाप्टिव सिस्टम है। जब कैपिटलिज्म को समझ में आया कि लोग मार्क्सिज्म के साइड बढ़ रहे हैं, तो कैपिटलिज्म ने अडाप्ट करना शुरू किया। उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स आए, बहुत सारे फिलोसफीज आई, जैसे कि इगैलिटेरियनिज्म। कैपिटलिस्टिक फ्रेमवर्क में बहुत सारे वेलफेयर के एलिमेंट लेकर के आ गए। फेबियन इकोनॉमीज आ गई, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज हैं, वहां पे वेलफेयर के इतने प्रोग्राम्स चला दिए कि लोग भूल ही गए कि प्रॉब्लम्स भी थी। तो कैपिटलिज्म बड़ा अडाप्टिव सिस्टम है। ऑन द अदर हैंड, मार्क्सिज्म अडाप्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकली बड़ा रिजिड सिस्टम है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, है ना, नॉर्डिक मॉडल आप ले लीजिए, और कैपिटलिज्म ने तो अडाप्ट भी किया है। वहां पे जब डिबेट चल रही थी वो गिग वर्कर्स को लेकर के, तो दीपेंद्र गोयल ने बहुत सारे पॉइंट भी बताए कि हमने किस लेवल पे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है वर्कर्स को। इतना तो जो नॉर्मल वर्कर्स हैं उनको नहीं मिल रहा है, उन्होंने ये प्रूव भी किया। तो यहां से समझ में आता है, जैसे कि गिग वर्कर्स विद म्यूचुअल फंड, मॉडर्न सोशल मोबिलिटी एंड शेयर्ड कैपिटल ओनरशिप ब्लर द स्ट्रिक्ट बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट बाइनरी मार्क्स प्रेडिक्टेड। जो बाइनरी मार्क्स ने दिया था वो बाइनरी कहीं ना कहीं ब्लर होता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है ना। तो अनप्रेडिक्टेबल अडाप्टेबिलिटी, कैपिटलिज्म बेंट विदाउट ब्रेकिंग, लेकिन मार्क्सिज्म ब्रेक हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तीसरा, थ्योरेटिकल ब्लाइंड स्पॉट। मार्क्स ने कहा था कि यार जो ऑपरेशन है वो स्ट्रिक्टली क्लास बेसिस पे, लेकिन स्ट्रिक्टली क्लास बेसिस पे नहीं होता है यार। इंटरसेक्शनल ऑपरेशन है, आइडेंटिटी के बेसिस पे, जेंडर, सेक्सुअलिटी, कास्ट के बेसिस पे है इंडिया में। शेप पावर डायनामिक्स दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बाय द इकोनॉमिक रेवोल्यूशन अलोन। और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू तो सबसे बकवास आइडिया है मार्क्स का। यार मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं कि हमारे ही खेतों में एक लंबे समय तक मैनुअल लेबर काम करते थे। ठीक है, जो काम 15 लेबर 4-5 दिन में करते थे, आज वही काम 4 घंटे में एक ट्रैक्टर, एक व्यक्ति कर देता है। तो यदि लेबर ही वैल्यू क्रिएशन का इतना बड़ा सोर्स होता, जो कि मार्क्स कहता है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, दैट लेबर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन एक्सक्लूसिवली बाय द लेबर, तो ऐसा नहीं हो पाता। वो ट्रैक्टर इतना काम नहीं कर पाता। जो 10 लेबर, 15 लेबर 5 दिन तक करते हैं, वो एक लेबर ट्रैक्टर के साथ 4 घंटे में कर देता है। तो मार्क्स का ये आइडिया सबसे बकवास है। ठीक है, सब्जेक्टिव वैल्यू, बहुत सारी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। लेबर एक पार्ट हो सकता है और वो भी रिप्लेस किया जा रहा है एआई के द्वारा, मशीनों के द्वारा, रोबोट्स के द्वारा। तो यहाँ पे भी मार्क्स फेल हो जाता है, जो कि मार्क्सिज्म के थ्योरेटिकल ब्लाइंड स्पॉट थे। तो अल्टीमेटली हम वर्डिक्ट देंगे, यूपीएससी के सामने हमें कंक्लूजन लिखना रहेगा, तो हम कहेंगे कि यार व्हेन इट कम्स टू डायग्नोसिस ऑफ ग्लोबल वेल्थ इनइक्वालिटी एंड एक्यूमुलेशन, मार्क्स के जो प्रेडिक्शन थे वो बिल्कुल सही बैठते हैं। अंडरस्टैंडिंग द क्लैश बिटवीन ह्यूमन लेबर एंड ऑटोमेशन, ये भी सही बैठते हैं। एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चरल ड्राइवर ऑफ क्लाइमेटिक क्राइसिस, ये भी बिल्कुल सही बैठता है। तो मार्क्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। पार्शियली रेलेवेंट है एड्रेसिंग इंटरसेक्शनल आइडेंटिटी, और मार्क्स कंप्लीटली फेल्ड है एज ए प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि मार्क्स का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो हम मार्क्सिज्म को कंप्लीटली रिजेक्ट करने की बजाय उसको एनालाइज करके कहेंगे कि कुछ एस्पेक्ट में जहां डायग्नोसिस की प्रॉब्लम है, जहां डायग्नोस करना होता है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है, वहां मार्क्स अभी भी रेलेवेंट है। लेकिन यदि सॉल्यूशन की बात आएंगे, पॉलिटिकल प्रिस्क्रिप्शन की बात आएंगे, है ना, वे फॉरवर्ड की बात आएगी, वहां पे मार्क्स फेल हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक अच्छा आंसर लिखेंगे यदि यूपीएससी पूछेगा तो। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।